दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आरआरबी एलपी फॉर्म फिलअप ऑनलाइन 2025 अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 9,970 वैकेंसीज निकली हुई है जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का अंतिम मौका है, आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप अपने जोन सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे आप सेफ जोन दोगे और कैसे आप फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, कैसे आप यहां पर इसमें फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दी जाएगी। इंस्टीट्यूट फिल करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर अन्य और कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम का हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी एलपी फॉर्म फिलअप ऑनलाइन 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा और इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी एलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट एलपी के लिए 9,970 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 11 मई 2025 है। 19,900 से 63,200 सैलरी है। 10वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल OBC WS के लिए 500, इसमें 400 रिफंडेबल है। SC ST PWD फीमेल के लिए 250 है जो कि टोटल रिफंडेबल है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो और इसमें से कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न सिलेबस रहेगा, जोन वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहने वाली है और क्या कंप्लीट हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्मेट्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको CN 1/2025 के इस ऑप्शन पर अपना कर्सर लाना है और यहाँ पर अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है तो उनके फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई की ये टैब दी गई है। इसके ऊपर जैसे ही आप अपना कर्सर लाएंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है लॉगिन करने के, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें और वहां से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप इस भर्ती के लिए या फिर आरआरबी की किसी भी भर्ती के लिए 2024 से आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप होगा। इसमें आपसे कहा गया है अगर आपने 2024 या उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर रखा है आरआरबी के इस पोर्टल पर तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करते हुए लॉगिन करें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आपने 2024 या 25 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आरआरबी के इस पोर्टल पर तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आकर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आकर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट नाम यहाँ पर एंटर करना है। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए। फिर उसी नाम को आपको यहाँ पर रिटाइप कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप
आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर जो नाम आपने चेंज किया है वो चेंज नेम यहाँ पर आप एंटर करें, उसे रिटाइप करें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। फिर उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है DDMMYY फॉर्मेट में, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रिटाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर भी दोबारा से एक बार फिर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप करना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद जनरेट ईमेल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जनरेट मोबाइल OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर 2 OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आकर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आप जनरेट आधार OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के आपके पास 2 ऑप्शन है। आप OTP के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर आप फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके अपना आधार वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना कोई वैलिड प्रूफ ID सिलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर दें, किसने आपको वो इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर दें, डेट ऑफ इशू यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आधार अगर आपके पास नहीं है या फिर वो अपडेटेड नहीं है तो उसमें आप अपडेट करा लें। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि आगे भी आपको आधार की जरूरत पड़ेगी इस भर्ती की आगे की टास्क के लिए। तो यहाँ पर आप बेस्ट रहेगा कि आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी कर लेना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। इस कैप्चा कोड के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की होगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो होगा। उन्हें आपको केयरफुली चेकआउट करना है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर लेंगे, नहीं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको RRB के ऑफिशियल पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आकर आपको दोबारा से अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर आपके सामने डायरेक्टली यही इंटरफेस शो होगा। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन का यूज करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। गाइड यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आधार ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप लॉगिन विद RRB अकाउंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड के अकॉर्डिंग आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और फिर गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अब आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप सेंड OTP टू ईमेल, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल ID पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें या फिर आप सेंड OTP टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको टॉप पर ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, एप्लीकेशन हिस्ट्री है। यहाँ पर जब आप फॉर्म अप्लाई कर लोगे तो फिर आप इस ऑप्शन में जाकर चेकआउट कर पाओगे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर चुके हो या फिर नहीं। और मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको ये ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अगर आपके रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका 18 अप्रैल 2025 के बाद एक्टिव होगा। आप इस ऑप्शन का यूज करते हुए अगर आपने रजिस्ट्रेशन में चेंज आउट करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब अगर आपका रजिस्ट्रेशन ओके है तो आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर जनरल इंस्ट्रक्शन के यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का ये सेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पर CN नंबर 1/2025 में सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, यानी कि आपको आरआरबी आरआरसी की किसी भी भर्ती एग्जाम में बैठने से नहीं रोका गया है। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फेच कर ली गई है आपके रजिस्ट्रेशन से। यहाँ पर बस अब आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस देना है, उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने इशू किया है, कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद इशूइंग स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं रेलवे का, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर करें और फिर यहाँ पर आप अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आगे के ऑप्शन आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपनी डिफेंस सर्विस सेलेक्ट करें, किसमें आप EX सर्विसमैन थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी रैंक यहाँ पर एंटर करें, डेट ऑफ अटेस्टेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। और फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिलहाल भी डिफेंस सर्विस में कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ पर जॉब छोड़ चुके हो, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, रीजन ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर दे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर दे। क्या आपने दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट किया है एज ए EX सर्विसमैन, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइज अगर आप EX सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डू यू विश टू अवॉइड फी कंसेशन, अगर आप फीस में कंसेशन चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर दें, इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कब आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें।
और अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं। यहाँ पर अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आप किया हुआ है तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी देनी है, उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग देना है, अपना जोन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आप करंट में कहीं पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, स्टेट में या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। जैसे कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस डेट से आपने जॉब स्टार्ट की है और क्या फिलहाल भी आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। और अगर आप यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि आप करंट में जॉब नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपना एसीटी अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी ट्रेड का नाम सेलेक्ट करें, किस ट्रेड में आपने कोर्स कंप्लीट किया है, कब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो डेट सेलेक्ट करें, कब कंप्लीट हुई है वो डेट आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है या फिर नहीं, आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर गाइज यहाँ पर आप अपना एसीटी अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट नहीं किए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको ये डिटेल देनी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करें। फिर यहाँ पर आकर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करना है, उसे यहाँ पर आपको दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड देना है, कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके बैंक का नाम और आपको आपके बैंक का एड्रेस यहाँ पर आपके आईएफएससी कोड के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है किसी रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले आकर आपको अपनी एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है और फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी है। यहाँ पर आपको ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। अगर आपने आरआरबी में 2024 या 25 की किसी भर्ती में पहले भी अप्लाई किया हुआ है, नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पर आपको मैन्युअली ये डिटेल्स एंटर कर देनी है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आपके पास यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत। यहाँ पर या तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, या फिर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, या फिर आपके पास आईटीआई या फिर एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको इनमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास है आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। आईटीआई अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले ट्रेड सेलेक्ट करनी है, किस ट्रेड में आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है। फिर स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी आईटीआई कंप्लीट की है, पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, कब पास आउट की है, सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया है आईटीआई का, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी ने, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट का टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इस डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी आईटीआई की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का या फिर डिग्री है इंजीनियरिंग की या फिर एनएससी सर्टिफिकेट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो इस सेक्शन में आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपके फोटो की जो हाइट होगी वो 320 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ होगी वो 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। साइज उसका यहाँ पर 100 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर उनकी हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए और विड्थ 140 पिक्सल। साइज उनका यहाँ पर 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पर आपके फोटो रिजेक्ट होने के कुछ सैंपल आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सैंपल शो कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। ग्रीन कलर का जो यहाँ पर आपको साइन शो हो रहा है, इस फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। आपके फोटो का बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर व्हाइट होना चाहिए। कोई भी रंगीन बैकग्राउंड का फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ से आप चेकआउट कर ले। इन फॉर्मेट में आपके फोटो रिजेक्टेबल होंगे और इस फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा है तो आप उसे यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर MS पेंट में जाकर अपना फोटो या सिग्नेचर दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लें, या फिर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पर आप अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करके उनका साइज दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप गूगल पर जाएं, वहां पर आप इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल्स वेबसाइट आपके सामने शो होंगी। वहां पर आप सिलेक्ट इमेज ऑप्शन पर क्लिक करें, इमेज को सिलेक्ट करें और अपनी दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप उसका फोटो का साइज यहाँ पर सेट कर लें और फिर यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सेव कर देने हैं और फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जोन प्रेफरेंस देनी है। आपने स्टार्टिंग में जो भी बोर्ड सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी जोन पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो जोन्स यहाँ पर आपको शो कर दी गई हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर आप जिस जोन को फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे यानी कि उसके सामने प्लस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसे यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और जिसे आप सेकंड नंबर पर सिलेक्ट करेंगे उसे यहाँ पर सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस भी जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सिलेक्ट करके अपने जोन की प्रेफरेंस यहाँ पर सेट कर दें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम की ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, अपना पैलेस यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल को एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइस अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर हम आपको बता दें जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट को 250 रुपये जो फीस जमा करानी है उनकी पूरी की पूरी फीस यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाएगी और जनरल OBC EWS कैंडिडेट की 500 में से 400 रुपये फीस यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाएगी बाद में। यहाँ पर तो अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप पे विद SBI ePay या फिर पे विद CSC वॉलेट। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर फीस पेमेंट कर दे। यहाँ पर अगर आप पे विद SBI ePay ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपको अपनी यूपीआई आईडी पता है तो आप एंटर यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक क्यूआर कोड शो होगा। आप उसे अपने किसी भी यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपने डैशबोर्ड में आकर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री की स्टेप पर आना है और फिर यहाँ पर आपको असिस्टेंट लोको पायलट के सामने यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आपको सक्सेस शो कर दिया जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 9970 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।